हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे मोनेरा जगत के बारे में। मोनेरा जगत में हमने दो जीवों के बारे में पढ़ा था, आर्कीबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा किसे कहते हैं? माइकोप्लाज्मा ऐसा जीवधारी होता है, यानी सबसे छोटी कोशिका होती है जो बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकती है। हमने माइकोप्लाज्मा में पढ़ा था कि ये ऐसी छोटी, सबसे छोटी जीवित कोशिका है जो बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकती है, तथा इसे पादप जगत का बहरूपिया या जोकर भी कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसको पादप जगत का बहरूपिया या जोकर कहते हैं। तो माइकोप्लाज्मा को पादप जगत का बहरूपिया या जोकर कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, तो ये अपना आकार होता है वो निरंतर बदलता रहता है, इसलिए इसे पादप जगत का जोकर कहते हैं। तथा इसमें सिर्फ और सिर्फ कायिक जनन होता है, जिसमें अलैंगिक तथा लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। तो हमने माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ा था, हमने आर्कीबैक्टीरिया के बारे में भी पढ़ा था कि आर्की बैक्टीरिया किसे कहते हैं। आर्की या आद्य बैक्टीरिया, आर्की आद्य बैक्टीरिया, उन्हें फोसिल्स बैक्टीरिया भी कहते हैं, यानी जीवाश्म बैक्टीरिया भी कहते हैं। इन्हें पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रथम जीव भी माना जाता है। और ये तीन प्रकार के होते थे, हेलोफिल्स, मिथेनोजन तथा थर्मोएसिडोफिल्स। मिथेनोजन किसे कहते थे? ऐसे जीव जो मीथेन का निर्माण करते थे। हमारे भी पहले कर्मी रूपी परिशिशिका यानी कि अपेंडिक्स में ये पाए जाते थे मीथेन उत्पादन करने वाले जीवाणु, पर अब ये अवशेषी अंगे अब ये नहीं पाए जाते। अब ये रुमिनेट्स प्राणियों, गाय भैंस या जुगाली करने वाले जीवों में प्रथम अमाशय में ये पाए जाते हैं तथा ये सेलुलोज का पाचन करते हैं। यानी हमें नाम से पता चल रहा है कि ये मीथेन का उत्पादन करते हैं तथा ये सेलुलोज का पाचन करते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया कौन थे? मिथेनोबैक्टीरियम और मिथेनोकोकस बैक्टीरिया। फिर हमने पढ़ा था हेलोफिल्स बैक्टीरिया। हेलोफिल्स बैक्टीरिया किसे कहते हैं? जो हेलोफिल्स बैक्टीरिया होते हैं जो लवण में रहने वाले होते हैं, ठीक है। ये हेलोबैक्टीरियम, हेलोकोकस जीवों को इसमें रखा था। ये कहाँ पाए जाते थे? अमेरिका की ग्रेट लेक में पाए जाते थे। और मेथेनोकोकस मेथेनोबैक्टीरियम है। थर्मोसिडोफिल्स किसे कहते हैं? ये गर्म चरणों में, अत्यधिक गर्म स्थानों पे पाए जाते हैं तथा ये हाँ गर्म चरणों में पाए जाते हैं, यानी 80 से 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर पाए जाते हैं, जहाँ पे कोई जीवित नहीं रह सकता है, वहां ये पाए जाते थे। इन मतलब नॉर्मल आर्की बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती थी उसमें लिपिड की शाखीय श्रृंखलाएं पाई जाती थी, जो उन्हें वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूल बनाती थी। ये सब हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, यानी आर्की बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ा था। अब हम मोनेरा जगत में ही तीसरे यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया के बारे में हम पढ़ेंगे। यू बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया, इसे नीलहरित शैवाल भी कहते हैं। ये क्यों, इन्हें नीलहरित शैवाल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रकाश की उपस्थिति में श्रम भोजन बना लेते हैं। तो यू बैक्टीरिया में कुछ जीवाणु श्रम पोषी भी होते हैं, कुछ परपोषी भी होते हैं। तो इसकी संरचना इस प्रकार की होती है। इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। हमने पढ़ा था कि मतलब मोनेरा जगत में माइकोप्लाज्मा के अलावा सब जीवों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये प्रोटीन की, फास्फोलिपिड प्रोटीन की बनी होती, पॉलीसेकेराइड की बनी होती है कोशिका भित्ति, है ना। अब ये कोशिका झिल्ली हो गई, इसमें मीसोसोम्स पाया जाता है। मीसोसोम्स क्या काम करता है? श्वसन का कार्य करता है। जैसे मनुष्यों में माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो श्वसन का कार्य करता है, इस जीवाणुओं में मीसोसोम्स होता है जो श्वसन का कार्य करता है। तो ये पहले भी एएमटी पीएमटी में ये पूछा हुआ सवाल है कि माइटोकॉन्ड्रिया के समान श्वसन अंग कौन सा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के समान श्वसन अंग कौन सा है? मीसोसोम्स होता है। इनमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम्स कौन से होते हैं? 70 इस प्रकार के होते हैं। हमने पढ़ा था कि 50 और 30 उपइकाइयों से मिलकर बने हुए होते हैं। तो ये राइबोसोम्स होते हैं, इनमें पाए जाते हैं। इसमें केंद्रकाभ पाए जाते हैं, यानी जो डीएनए होता है वो बिखरे हुए रूप में पाया जाता है, तो इसे न्यूक्लियोइड भी कहते हैं, केंद्रकाभ भी कहते हैं। तथा इसमें डीएनए का कुंडलित रूप पाया जाता है। जो डीएनए है वो कुंडलित हो गया, तो इसमें डीएनए का कुंडलित रूप पाया जाता है जिसको प्लाज्मिड कहते हैं। तो ये यू बैक्टीरिया की संरचना होती है। ये नीलहरित शैवाल भी कहलाते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है, तथा प्रकाश की उपस्थिति में हम अपना भोजन का निर्माण कर लेते हैं। तो इनमें नीलहरित शैवाल भी कहते हैं। इनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है। ये एक कोशिकीय कॉलोनीय तथा तंतुमय शैवाल होते हैं तथा यह अलवणीय जल, समुद्री जल तथा स्थल में पाए जाते हैं, यानी कि ये सर्वव्यापी होते हैं। ये अलवण जल में, समुद्र में, स्थल में, ये हर जगह पाए जाते हैं। ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। एक बैक्टीरिया होता है नोस्टोकैनाबिना। ये जेलीनुमा आवरण होता है।
हेट्रोसिस्ट नामक कोशिका पाई जाती है इसमें। ये जो कोशिका पाई जाती है इसलिए नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। ये क्या करते हैं, नोस्ट्रोकैनाबिना नामक प्रकार के जीवाणु जो होते हैं वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, यानी नाइट्रोजन को वातावरण में स्थिर करते हैं। इस प्रकार के जीवाणु को हम क्या कहते हैं, नोस्ट्रोकैनाबिना। ठीक है, तो ये एक कोशिकीय होते हैं, हमें पता ही है। कॉलोनी तथा तंतु में अलवणीय जलीय समुद्र तथा स्थल में पाए जाते हैं। इन्हें सर्वव्यापी होते हैं, ये सब जगह पाए जाते हैं। इन्हें कॉलोनी जेलीनुमा आवरण से ढकी हुई होती है। इनके बाहर एक जेलीनुमा आवरण होता है, तो ये कॉलोनी होती है। ये ग्रुप में जो रहते हैं वो जेलीनुमा आवरण से ढके हुए ग्रुप में रहते हैं। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर जैसे पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण होते हैं। यानी ये जो नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, आयरन होता है, सल्फर होता है, उनका पुनर्चक्रण पृथ्वी में उनको बनाए रखने में, पुनर्चक्रण में वापस बनाने में महत्वपूर्ण होते हैं, यानी अपघटक का कार्य ही करते हैं। परपोषी जो बैक्टीरिया होते हैं वो अपघटक होते हैं। परपोषी बैक्टीरिया, यह हम पढ़े थे शवपोषी बैक्टीरिया के बारे में, यू बैक्टीरिया, इसे नीलहरी शैवाल भी कहते हैं। अब ये तो समझ में आ गया होगा कि शवपोषी किसे कहते हैं। वह जीव या वह बैक्टीरिया जो प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं भोजन बना लेते हैं ना, तो वह शवपोषी होते हैं। परपोषी जो सड़े गले पदार्थों पर डिपेंड हो या फिर कोई अन्य जीवों पर डिपेंड हो, उनको हम परपोषी कहते हैं, यानी कि वह अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उनको परपोषी बैक्टीरिया कहते हैं। तो परपोषी जो बैक्टीरिया होते हैं वो अपघटक होते हैं, महत्वपूर्ण अपघटक होते हैं। ये ज्यादातर सड़े गले पदार्थों से कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये अपघटक होते हैं। इनका उपयोग जो होता है दूध से दही बनाने में, यानी जो हम दूध को जमाते हैं उसमें थोड़ा सा दही डालकर वो पूरा फिर दही बन जाता है, तो दूध से दही बनाने में भी बैक्टीरिया होते हैं, उनमें बैक्टीरिया का यूज होता है। तो वह कौन सा बैक्टीरिया होता है जो दूध से दही बनाने में काम आता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, जो दूध से दही बनाने में काम होता है। प्रतिजैविकों के रूप में ये काम आते हैं, यानी कि जो हम बीमार हो जाते हैं तो एंटीबायोटिक दवाइयां जो लेते हैं उसमें ये काम आते हैं। तथा लेग्यूम पादपों की जड़ों में पाए जाते हैं, यानी जो दलहनी पादप होते हैं, लेग्यूम पादप होते हैं, गांठ वाले पादप होते हैं, उनकी जड़ों में पाए जाते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। और ये बैक्टीरिया कोशिका विभाजन द्वारा जनन करते हैं, यानी बैक्टीरिया में कोशिका विभाजन द्वारा जनन होता है। ये कोई डीएनए है, ये खंड जैसे यहां से अलग हो गया, 2 डीएनए बन गए। तो डीएनए का पुरातन स्थानांतरण हो गया तथा ये विखंडन द्वारा जनन हो गया। तो हर मतलब इस ग्रुप में जो जीव पाए जाते हैं उनका इस प्रकार से विखंडन द्वारा जनन होता है। तो ये कोशिका विभाजन द्वारा इनकी कोशिकाओं में विभाजन हो गया और इस प्रकार से ये जनन करते हैं। इनसे रोग होता है हैजा, टाइफाइड, सिट्रस कैंकर, नींबू में सिट्रस कैंकर नामक रोग हो जाता है, टिटनेस हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है। सिट्रस कैंकर यानी नींबू का पीला पड़ना सिट्रस कैंकर कहलाता है। तो ये सब जो रोग होते हैं ये हमारे बीजाणु की वजह से होते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं जीवाणुओं के आकार के बारे में। जीवाणु का आकार किस प्रकार का होता है, यानी वे कोकस होते हैं, बैसिलस होते हैं, स्पाइरिलम होते हैं, या फिर कोमाकार या विब्रियो कोलेरी उदाहरण है उसका, कोमाकार आकृति के होते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले जीवाणु के आकार के बारे में, तथा सबसे पहला आकार पढ़ रहे हैं हम कोकस। कोकस जीवाणु किसे कहते हैं, जिनकी आकृति गोल होती है उन्हें हम कोकस कहते हैं, यानी गोल आकृति के जो जीवाणु होते हैं उसको हम कोकस कहते हैं। अब इसके उदाहरण और कितने प्रकार के होते हैं, माइक्रोकोकस, डिप्लोकोकस तथा स्ट्रेप्टोकोकस और स्फेलोकोकस, ये 4 प्रकार के होते हैं। माइक्रोकोकस जो होता है, ये माइक्रोकोकस जो होता है ये इसमें एक कोकस बीजाणु होता है। ठीक है, तो ये माइक्रोकोकस होता है जिसमें एक गोला होता है, तो वह हो गया माइक्रोकोकस। इसका उदाहरण है माइक्रोकोकस एगिलिस। माइक्रोकोकस एगिलिस होता है जिसमें एक कोकस बीजाणु होता है। दूसरा होता है डिप्लोकोकस निमोनी, यानी डिप्लोकोकस निमोनी इसका उदाहरण है, तथा डिप्लोकोकस नामक जीवाणु होता है। यह कैसा होता है, इसमें 2 बीजाणु साथ में होते हैं, तो इसको डिप्लोकोकस निमोनी कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 बीजाणु है साथ में। डिप्लो यानी 2 समझ में आ रहा है नाम से,
स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस बीजाणु उनको कहते हैं जो श्रृंखला में पाए जाते हैं, यानी जो बीजाणु गोलाकार आकृति के जो बीजाणु होते हैं वो श्रृंखला में होते हैं, उन्हें स्टेफिलोकोकस कहते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। ये इस प्रकार के जो बीजाणु होते हैं उनको स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। इसका उदाहरण है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। स्टेफाइलोकोकस जो होते हैं, इसमें जो बीजाणु अनियमित आकृति के होते हैं इनको स्टेफाइलोकोकस कहते हैं, और इनका उदाहरण है स्टेफाइलोकोकस अरीस। अरीस इसका उदाहरण है। अब हम पढ़ रहे हैं दूसरे प्रकार के बीजाणु के बारे में, बेसिलस। बेसिलस उन्हें कहते हैं जिनका वह बीजाणु जिनका आकार छड़ के समान आकृति का होता है, छड़नुमा आकृति जिसकी होती है उसको हम बेसिलस कहते हैं। इस प्रकार से ये छड़नुमा आकृति है तो इसको बेसिलस कहते हैं, ठीक है। तो ये डिप्लोबैसिलस जो दो छड़ें आपस में मिली हुई होती है इसको डिप्लोबैसिलस कहते हैं। स्टेप्टोबैसिलस जो श्रृंखला में होते हैं, मतलब जो छड़नुमा आकृति वाले जो जीवाणु होते हैं वो एक श्रृंखला बना रहे हैं, एक चैन बना रहे हैं, तो उसको स्टोफिलोबैसिलस कहते हैं। इसका उदाहरण है बेसिलस एंथ्रासिस, ठीक है। अब चौथा पढ़ेंगे सर्पिलिया, सर्पिलाकार। ये जो छड़ाकार होते हैं इनमें भी फ्लेजिला पाई जाती है, ठीक है। जिसे ये चल सकते हैं, चल या अचल दोनों हो सकते हैं, ये चल भी सकते हैं और अचल भी हो सकते हैं। अब तीसरा है सर्पिलाकार या सांप की आकृति का। ये सर्पिलाकार इसके नाम से पता चलता है कि इसके जो बीजाणु होते हैं वो सांप की आकृति के होते हैं, और इनमें फ्लेजिला पाई जाती है जिससे ये चल फिर सकते हैं, इधर उधर गमन कर सकते हैं। तो इसका उदाहरण है स्पाइरिलम माइनस। स्पाइरिलम माइनस जो होता है इसका उदाहरण है, ये सांप की आकृति का होता है, इसमें पक्षमाभिका या कशाभिकाएं पाई जाती है जिससे ये चल फिर सकते हैं। चौथा प्रकार है कोमाकार, यानी इनकी जो आकृति है कोमा की आकृति की होती है, कोमा की आकृति की होती है। तो इसका उदाहरण है विब्रियो कोलोरी। तो हमने मोनेरा जगत के बारे में पढ़ लिया, जीवाणु के आकार के बारे में पढ़ लिया, जीवाणु के आवास के बारे में पढ़ लिया, जीवाणु में इस मोनेरा जगत में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा, इन चारों जीवों के बारे में पढ़ लिया। तो अब हमारा मोनेरा जगत हो गया खत्म। अब हम नेक्स्ट क्लास से हम पढ़ेंगे प्रोटिस्टा जगत के बारे में, कि प्रोटिस्टा जगत के सामान्य लक्षण क्या है, प्रोटिस्टा जगत में कौन से जीवों को रखा गया है तथा उनका विस्तृत अध्ययन करेंगे।